स्टार्ट। कोरोना महामारी के समय रेल सेवा पूरी तरह बाधित हुई थी और उसके बाद अभी तक पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। एक और जहां रेल का किराया प्रीमियम के नाम पर काफ़ी बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर 20 अक्टूबर को एक बारगी 138 ट्रेनों को पूरी तरह से और 37 को कई क्षेत्रों में आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया। कारणों में रखरखाव को भी गिनाया गया है, लेकिन एक ही बार में इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द करना क्या उचित है? देश त्योहारों के समय से गुजर रहा है। रेल सेवाओं पर असंख्य लोग निर्भर होंगे ताकि अपने घर या काम की जगह पहुंच सकें। दिवाली को जब 2-3 दिन ही रह गए हैं, तब रेलों को रद्द करना अव्यावहारिक ही नहीं, अमानवीय भी है। रेल पथ के रखरखाव का काम तो कुछ दिन पहले भी हो सकता था। दिवाली या छठ जैसे पर्व त्योहारों के ठीक पहले ट्रेनों को रद्द करने से होने वाली परेशानी को एक आम आदमी भी आसानी से समझ सकता है। बहरहाल रेलवे को अपनी नीतियों और फैसलों को स्थिर रखने की ज़रूरत है। किराए का जो अनुपात है उसमें बहुत अंतर है। किसी ट्रेन में किराया अगर 1000 रुपये है तो उतनी ही दूरी का किराया किसी अन्य ट्रेन में 2 से 3 गुना ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ तक कि एक ही ट्रेन में अगल बगल बर्थ वाले यात्रियों के बीच भी किराए में बड़ा अंतर हो सकता है। यह यात्रियों को सुविधा देने की व्यवस्था है या ज़्यादा से ज़्यादा कमाई का तरीका? आखिर क्या है डायनामिक फेयर सिस्टम, जिसकी शुरुआत सितंबर 2016 में रेलवे ने की थी? डायनामिक फेयर सिस्टम शताब्दी, राजधानी और दुरंतो जैसी 150 से ज़्यादा प्रीमियम गाड़ियों पर लागू होता है। इन गाड़ियों में समय के साथ किराया बदलता रहता है। किराए की इस व्यवस्था की तार्किकता को समझना आम यात्रियों के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन आम यात्री यह जानने लगे हैं कि अब अलग अलग किराया वसूली हो रही है। देश में अन्य कोई ऐसी जरूरी सेवा नहीं है जिसके लिए शुल्क ऐसे चुकाना पड़ता हो। रेलवे की कमाई की शैली में जमाखोरी और काला बाजारी जैसे तत्व भी वैध स्वरूप में वर्षों से प्रचलन में हैं। क्या सरकार इसी तरह से असमान किराया वसूलने की इजाज़त अन्य सेवाओं के लिए भी दे सकती है? हालांकि कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि रेलवे के निजीकरण के बाद जो सब होना है वह सब रेलवे विभाग पहले से ही करने लगा है। स्टॉप।